तो आज हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा बस्तर की राजनीतिक जमीन को, वहां की आत्मा को समझने का। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो हम हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर में, एक ऐसी जगह जो एक बहुत ही अहम, एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। यहाँ का हर वोट एक कहानी कहता है और हर नतीजा इस आदिवासी बहुल इलाके के मुस्तकबिल की दिशा तय करता है। देखिए, किसी भी चुनाव को समझने का जो पहला कदम होता है ना, वो आंकड़े नहीं, वो जमीन होती है। तो चलिए वोटों की गिनती से पहले बस्तर की मिट्टी और वहां के लोगों को थोड़ा समझते हैं। आप देखिए, बस्तर की पूरी राजनीति की जो पहचान है वो उसकी डेमोग्राफी में छिपी है। यहाँ की करीब करीब 70% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। गोंड, मारिया, मोरिया, यही समुदाय इस इलाके की सियासी धड़कन है। बाकी 30% में अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लोग हैं। और ये धड़कन काफी तेज है। आप सोचिए, लगातार 84 से 85% का वोटर टर्नआउट। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बस्तर के लोग पॉलिटिकली एक्टिव हैं, अपनी बात रखते हैं और मुद्दों पर रिएक्ट करते हैं। तो जमीन की बात हो गई, अब आते हैं जनादेश के संदेश पर। देखते हैं कि 2023 के नतीजों के जो आंकड़े हैं वो असल में हमें क्या कहानी बता रहे हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। साल 2018, उस वक्त जनादेश बिल्कुल साफ था। जीत का अंतर 33,471 वोटों का, एक बहुत मजबूत, एक डिसाइसिव बढ़त। और फिर आता है 2023। महज 5 साल में सारी सियासी जमीन जैसे खिसक गई। जीत का वो अंतर 33,000 से गिरकर सिर्फ 6,434 वोटों पर सिमट गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। तो सवाल ये है कि जीत के मार्जिन में ये जो 80% की सीधी गिरावट आई, इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये वोटर्स का एक बहुत बड़ा सिग्नल है जिसे डीकोड करना जरूरी है। और ये चार्ट कहानी को और भी ज्यादा साफ कर देता है। आप देखिए, कांग्रेस का वोट शेयर 58% से घटकर करीब 48% रह गया और दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर 32% से बढ़कर 43% के ऊपर चला गया। मतलब साफ था, मुकाबला अब बहुत करीबी हो चुका था और जो पकड़ थी वो ढीली पड़ रही थी। तो अगला सवाल, ये सब हुआ क्यों? इन आंकड़ों के पीछे की वजह क्या थी? चलिए अब उन शिकायतों को, उन मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं जो सीधे बस्तर के लोगों के दिलों से निकले थे। कहते हैं गवर्नेंस का पहला काम सुनना होता है, और अब जो हम देखने जा रहे हैं वो बस्तर की अपनी आवाज है। ये जो हीट मैप आप देख रहे हैं, ये एक तरह का पॉलिटिकल एक्सरे है। ये हमें सीधे सीधे दिखाता है कि कौन से मुद्दे जमीन पर सबसे ज्यादा असर डाल रहे थे। जो मुद्दे आपको लाल रंग में दिख रहे हैं वो सबसे ज्यादा गंभीर थे। तो क्या कह रहे थे बस्तर के लोग? 3 बातें बिल्कुल साफ थीं। पहला, उन्हें लगा कि आदिवासी विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा, आदिवासी नौजवानों में बेरोजगारी। और तीसरा, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी। ये वो वादे थे जिनके पूरा न होने की वजह से लोगों में गहरी नाराजगी थी। और देखिए, यहीं पर लोकतंत्र का जो असली सार है वो सामने आता है। एक जिम्मेदार पब्लिक संवाद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर नागरिक की गरिमा, उसकी डिग्निटी सबसे ऊपर है। जब विकास के वादे अधूरे रह जाते हैं तो ये सिर्फ एक पॉलिसी की नाकामी नहीं होती, ये लोगों के भरोसे पर चोट होती है। अब जरा इस पूरे स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप को समझिए। एक तरफ ताकत है, जैसे आदिवासी इलाकों में पुरानी पकड़, एक अच्छा खासा ग्रासरूट नेटवर्क। लेकिन दूसरी तरफ कमजोरियां भी हैं, जैसे वोट शेयर का गिरना और शायद मौजूदा कैंडिडेट से लोगों की थोड़ी थकान। और साथ ही हैं खतरे, जैसे कि विपक्ष का नैरेटिव और वोटों का बंटवारा। तो सवाल यह है कि इन चुनौतियों के बीच मौकों को कैसे भुनाया जाए। तो प्रॉब्लम क्या है ये तो समझ आ गया। अब बात करते हैं समाधान की। और ये सिर्फ कुछ सुझाव नहीं है, ये खोए हुए जनादेश को वापस पाने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। इसे चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया गया है। ये कोई चुनावी जुगाड़ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव 4 मोर्चों वाली स्ट्रैटेजी है। इसमें चुनावी टारगेटिंग, संगठन की ताकत, नैरेटिव पर कंट्रोल और रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सबको एक साथ जोड़ा गया है। तो इस सिद्धांत के ये 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहली, बिल्कुल सटीक चुनावी रणनीति। दूसरी, संगठन में नई जान फूंकना। तीसरी, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा नैरेटिव बनाना जो लोगों से जुड़े। और चौथी, संसाधनों का सही वक्त पर सही इस्तेमाल। ये चारों जब एक साथ काम करते हैं तभी नतीजा मिलता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो बन गई, लेकिन इसे जमीन पर कैसे लाया जाएगा? चलिए अब एक एक्शन प्लान देखते हैं, एक तय टाइमलाइन के साथ। ये है 90 दिन का विन बैक प्लान। आप देखिए, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? लोगों की बात सुनने से, ग्रासरूट लिसनिंग टूर से।
उसके बाद 60 दिन पहले महिलाओं और युवाओं को साथ जोड़ना, फिर 30 दिन पहले बघेल गारंटी जैसे ठोस वादे करना और रैलियां करना, और आखिर में डी डे पर यह पक्का करना कि हर एक वोटर पोलिंग बूथ तक पहुंचे। और इस प्लान में पुराने तरीकों के साथ साथ आज की तकनीक को भी जोड़ा गया है, जैसे रियल टाइम फीडबैक के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स, युवाओं तक पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम रील्स, और ये बहुत जरूरी है, एक ऐसी सोशल मीडिया टीम जो विपक्ष के गलत प्रचार का तुरंत जवाब दे सके। लेकिन इन सब में एक बात का हमेशा ध्यान रखना होता है, वोटर्स के साथ आपका हर कम्युनिकेशन भरोसे पर बना होना चाहिए, और आज के दौर में इसका मतलब है उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना। भारत का जो नया डीपीडीपी फ्रेमवर्क है वो भी यही कहता है कि हर व्यक्ति की सहमति जरूरी है। एक अच्छे और नैतिक अभियान की ये पहली शर्त है। और आखिर में एक बात जो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है कि जनादेश जीता नहीं जाता, उसे कमाया जाता है, विश्वास की एक एक ईंट जोड़कर, एक वोटर, एक गांव, एक वादे को पूरा करके। तो अगर आप एक ऐसे लीडर हैं जो लोगों को केंद्र में रखकर अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08040201602 पर कॉल करें। हमारा मकसद है राजनीति से परे जनसेवा का।